हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के लिए। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे हम आवेश की। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें आवेश को जानना है। आवेश क्या होता है? तो देखो भैया, आवेश जानने से पहले समझ लेते हैं कि आवेश कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आवेश है आपके पास स्टूडेंट और आवेश आपका पहली स्थिति रेस्ट में है, किस में है? आपका विराम में। तो आपको याद रखना है, रुका हुआ आवेश केवल एक ही गुण दर्शाता है और वो होता है भैया वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र का। यदि आपका आवेश चल रहा है, अगर गति में है भैया, मोशन में है, और इसका मोशन जो है वो वेलोसिटी है इसकी समान, यानी नियत वेग से गतिशील है स्टूडेंट, तो उस समय दर्शाता है ये विद्युत धारा का गुण। देख लें आप, रेस्ट में है तो वैद्युत, और अगर चल रहा है समान वेलोसिटी से तो विद्युत। वैद्युत ऐसे लिखा जाता है और विद्युत ऐसा। जितने भी हम गुण पढ़ते हैं रुके हुए आवेश से पहले, वो इस तरीके का लिखा जाता है उसमें वैद्युत, और जब आवेश आपका मोशन में होता है तो उस समय लिखा जाता है ऐसा विद्युत। अगर भैया आपका आवेश चल तो रहा है पर उसका जो वेग है ना वो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट वेग नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? त्वरण होगा भैया। कैसा होगा? त्वरित आवेश होगा। और त्वरित आवेश है तो आप याद रखोगे कि भैया विद्युत धारा का तो गुण होगा, प्लस ये चुंबकीय क्षेत्र का भी गुण दर्शाता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से लिख लें जो मैंने लिखा है इस समय। अपना चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। यदि ये मोशन में है और उस समय क्या है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट का गुण। और यदि आवेश आपका मोशन में तो है पर क्या है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन है तो स्टूडेंट विद्युत धारा के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का। हम जब छोटे थे या अभी भी क्लासों में क्या करते हैं बच्चे कि जो पेन होता है उसको अपने सर से रगड़ते हैं, और छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं उनको वो मतलब पेन आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ऐसे ही अगर हम टाट का कट्टा लें जो जिसमें आटा आता है, उसके धागे निकालें और उसको जो 2-4 बार हाथों से क्या करते हैं, रगड़ दें, तो उन धागों के बीच भी क्या आता है, मतलब ये गुण आ जाता है, वो धागे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और हाथ से चिपकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी अगर हम बुक की बात करें तो बुक में स्टूडेंट हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, यानी आपके पास रेशम का कोई टुकड़ा है और कांच की कोई छड़ है। अगर इनको आप जब रगड़ते हो तो स्टूडेंट रेशम पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गई? दोनों वस्तुएं आवेशित। इसी तरीके से आप एवोनाइट की छड़ लेते हो, प्लस इसके साथ बिल्ली की खाल को रगड़ते हो। बिल्ली की खाल, एकदम एकदम फर्जी बातें हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो भैया एवोनाइट की छड़ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एवोनाइट की छड़ जो होती है स्टूडेंट, वो होती है जो प्रयोगशालाएं होती हैं, प्रैक्टिकल लैब, उसमें जो आपकी कुंजी होती है उसके ऊपर जो टोपी लगाते हैं ना सर्किट को क्लोज करने के लिए, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की होती है वो होती है एवोनाइट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को रगड़ोगे आप तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। अब बात करते हैं स्टूडेंट आवेश को किस तरीके से परिभाषित किया जाए, किस तरीके से समझा जाए।
तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है स्टूडेंट जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है अथवा इनके प्रभावों को अनुभव करता है। तो आवेश की ये डेफिनेशन हो सकती है। अगर मैं आवेश की बात करूं तो स्टूडेंट आवेश की जो संकल्पना है वो किसके आधार पर दी जाती है? आवेश की संकल्पना जरा समझते हैं स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी एक सोडियम एटम की, सोडियम एटम हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे, 11 पर। अगर इसका हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2,8,1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हम ये भी जानते हैं कोई भी एटम अपनी कक्षा को क्या करना चाहता है, स्थायी बनाना चाहता है, यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। और हमें पता है कि इसके बाह्य कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ये स्थायी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका ये क्या कर सकता है, दान कर सकता है। अगर ये दान करता है तो स्टूडेंट हमें इतनी भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो उसमें प्रोटॉन वही होते हैं 11। और हमें ये भी पता है कि ये सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। अगर इस पर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे स्टूडेंट, 11। और हमने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन का दान करवा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे स्टूडेंट, 10, और प्रोटॉन कितने रहेंगे फिर भी 11। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कम है और एक ज़्यादा है, कौन, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो हम सोडियम को स्टूडेंट जब एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो इस पे आता है पॉजिटिव। बात समझ में आई? यानी अगर कोई आपका एटम या कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं क्लोरीन एटम की बात करूं तो क्लोरीन अपना होता है 17 पर। इसका एटॉमिक विन्यास होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इतना होता है। अब ये अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। अब ये साथ देने की बजाय स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, पहले 17 थे, आप देख सकते हैं प्रोटॉन कितने स्टूडेंट यहाँ पे 17, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है पहले 17। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया स्टूडेंट तो प्रोटॉन तो 17 रहे आपके, पर इलेक्ट्रॉन में कितनी वृद्धि हो गई, 1 की। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, इसका मतलब माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट इसको लिखा जाता है Cl-। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इन चीज़ों को मैं लिख देता हूँ, इसको कर देता हूँ रफ। स्टूडेंट क्लास हो सकती है अपनी लंबी, पर इससे हमें घबराना नहीं है, हमें चीज़ों को कवर करना है, हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो इन चीज़ों को लिख देते हैं स्टूडेंट। तो क्या है इसका मतलब, देखो जरा। यदि भैया कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है तो उस पर क्या जाता है भैया, धनावेश। और यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर आता है ऋणावेश। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब ये है यदि आपके पास जैसे कांच था, कांच पे क्या था आपका, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और भैया अगर किसी के पास नेगेटिव है तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इस चीज़ को बड़े आसानी से हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज को दिखाती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता नेगेटिव चार्ज को दिखाती है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना मतलब आवेश की संकल्पना। तो पहले हेडिंग डालते हैं, आवेश की संकल्पना। तो भैया आवेश की संकल्पना दी जाती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का कण है। अगर हम एक एटम की बात करें, यह एटम है अपना, इसमें ये नाभिक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक से दूर बाह्य कक्षा में क्या करता है, घूमता रहता है, और इस नाभिक में होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज ओनली। इसमें होते हैं आपके प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। जितना प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो सामान्य अवस्था में क्या होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, उदासीन। अब अगर हम बात करें तो प्रोटॉन क्या है, एक तो पॉजिटिव है, ऊपर से ये भारी होता है स्टूडेंट। क्या होता है, भारी। अगर हम इसका मास देखें तो इसका जो मास होता है स्टूडेंट, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें स्टूडेंट तो वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। यानी आप देख सकते हो घात बड़ी है, पर ये नेगेटिव में घात है और ये क्या है, पॉजिटिव में घात। तो नेगेटिव घात जितनी बड़ी होती है वो उतना ही कम होता है। यानी इसमें 31 जीरो से भाग लगेगा और इसमें 27 से। तो जिसमें भाग ज़्यादा से लगता है वो क्या होती है, राशि छोटी। तो देखा गया है स्टूडेंट कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा 1837 क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1837 गुना कम होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा। तो यहाँ लिख देते हैं इस बात को, थोड़ा सा आप लिख लेंगे। तो स्टूडेंट जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं। क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से स्टूडेंट 1837 गुना भारी होता है। और यही रीज़न है इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना को देने का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का है, मोशन कर सकता है। तो आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर डिफाइन किया जाता है। इसको कर देते हैं स्टूडेंट रफ। अब बात कर लेते हैं आवेश के मात्रकों की। आवेश के मात्रक क्या है स्टूडेंट?
आवेश के मात्रक की बात करें तो सबसे पहला मात्रक होता है इसका कूलाम स्टूडेंट। क्या होता है? कूलाम। अगर इसके हम ऐसा ही मात्रक की बात करें, क्या होता है? कूलाम। क्यू बराबर होता है स्टूडेंट आई टी, तो क्यू कूलाम हो गया। या इसका मात्रक होता है स्टूडेंट एम्पियर, इसका आई का एम्पियर और टी का सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो ये याद रखना है, कूलाम होता है और एम्पियर सेकंड होता है। अगर हम छोटे मात्रक की बात करें तो स्टूडेंट छोटे की, तो इसका जो ये होता है स्टूडेंट एसआई में कूलाम। अगर हम सीजीएस में बात करें तो स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम। ये क्या होता है आपका? सीजीएस में। अगर हम इसके सबसे बड़े मात्रक की बात करें, लार्जेस्ट यूनिट की बात करें, सबसे बड़ा मात्रक स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये होता है भैया फैरड। क्या होता है? फैरड। और याद रखेंगे एक फैरड बराबर होता है स्टूडेंट 96,500 कूलाम। एक फैरड बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। तो सिंपल है, क्यू कूलाम, आई टी एम्पियर सेकेंड, ऐसा ही हो गया। स्टेट कूलाम स्टूडेंट सीजीएस में सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरड। एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर। तो ये हमारा क्या रहा? आवेश का इसका डेफिनेशन, इसकी संकल्पना, और क्या हमने देखा स्टूडेंट? इसके मात्रक। अब अगली हेडिंग जो रहेगी स्टूडेंट वो रहेगी आपकी विद्युत धारा की। किसकी रहेगी? आपकी विद्युत धारा की। तो सबसे पहले डालते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है स्टूडेंट? समझते हैं। विद्युत धारा, अगर हमारे पास कोई चालक है स्टूडेंट और इस चालक के सिरों के बीच कुछ विभवांतर लगा रखा है हमने, जैसे मान के चलें इस वाले सिरे का 5 वोल्ट और इस वाले का 0 वोल्ट, तो यहाँ पे विभवांतर कितना होगा स्टूडेंट? 5 वोल्ट का। इस विभवांतर की वजह से ही धारा बहती है। तो विभवांतर की परिभाषा हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा जो बहुत फेमस डेफिनेशन है वही लिख देते हैं। फेमस जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो है आवेश प्रवाह की दर। लिख देते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह, ये दर जो है स्टूडेंट इसका मतलब होता है समय से। दर का मतलब होता है समय से। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। लिख देते हैं इसे। यदि भैया आपके पास कोई चालक तार है, चालक तार कैसा होता है? बेलनाकार, और इसमें धारा जो बह रही है वो है आई। कितनी बह रही है धारा? आई। और यहाँ से यहाँ तक बहने में उसे कितना समय लग रहा है? टी समय लग रहा है। कितना? टी समय लग रहा है। जरा समझते हैं, यदि टी समय में चालक से क्यू आवेश गुजरे, तब अगर क्यू आवेश गुजर रहा है तो स्टूडेंट कितना होगा? आई बराबर क्यू अपॉन टी। अगर क्यू आवेश टी समय में गुजरता है, यदि टी समय में चालक से क्यू आवेश गुजरे तब विद्युत धारा होगी स्टूडेंट कितनी? आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसके मात्रक की बात कर लें स्टूडेंट हम। अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक बड़ा सिंपल सा इसका एम्पियर। क्यू के हिसाब से कूलाम, टी का सेकंड, या क्या होगा भैया? कूलाम पर सेकंड।
एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? और स्टूडेंट बात करते हैं ये कैसी राशि है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा अगर राशि की बात करें हम, तो अगर हम देखें हमारे पास एक वायर है जिसमें कितनी धारा बह रही है, 4 एम्पियर की। एक वायर और है स्टूडेंट, इसमें धारा बह रही है 3 एम्पियर की। अगर ये दोनों धारा इस वाले पॉइंट पर मीट होती हैं, मिलती हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो परिणामी आता है वो आता है 7। कितना आता है? 7 एम्पियर। बात को ज़रा समझना, ये 4 एम्पियर, ये 3 एम्पियर और ये क्या 7 एम्पियर। हम जानते हैं स्टूडेंट अगर कोई राशि सदिश है तो उसमें क्या होता है, उसका परिणाम होता है और उसकी क्या होती है, दिशा। हमें पता है धारा की दिशा होती है, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करती है। हमेशा धारा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। अगर धारा ऐसे है तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। दिशा है और इसका परिमाण भी होता है स्टूडेंट, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसका मान भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। और ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं स्टूडेंट? सदिश राशियां कहलाती हैं भैया, जिनका परिणाम होता है और जिनका क्या होता है, दिशा होता है, वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशि। और सदिश राशियों की एक बात खास और है स्टूडेंट, यदि आपके पास ये 3 राशि है कोई, मान के चलो ये 3 न्यूटन का बल है और ये 4 न्यूटन का बल है, तो स्टूडेंट इसका जो परिणाम आता है वो 5 न्यूटन आता है। कितना आता है? 5 न्यूटन। तो ये बल कैसी राशि है? सदिश राशि। अगर सदिश राशि है तो स्टूडेंट इनका परिणाम कितना आना चाहिए था? 5 न्यूटन। पाइथागोरस लगा देते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और ये कितना आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। पर भैया रिजल्ट कितना आया? 7। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये भैया दिशा के साथ साथ परिणाम रखते हुए भी सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ से सदिश राशियों की एक नई डेफिनेशन निकल के आती है कि भैया सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनका परिणाम होता है, जिनका दिशा होती है, और दिशा के साथ साथ वो क्या करती हैं, सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। तो भैया अपना जो विद्युत धारा है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। इसी कारण जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इसको लिख देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट विद्युत धारा एक अदिश, मैंने टेंसर भी लिखा है। अगर आपको ऑप्शन में अदिश नहीं मिलता है और टेंसर है तो आप क्या लगा सकते हैं? टेंसर को लगा सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट में सही। यदि टेंसर नहीं है तो अदिश लगाएंगे, और अदिश टेंसर दोनों है तो टेंसर ही लगाएंगे। टेंसर इंग्लिश में कहते हैं प्रदिश, हिंदी में कहते हैं इसे। तो विद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। सदिश योग के नियम का पालन होता है स्टूडेंट, अगर ये 4 है और ये 3 है, ये कितना परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था, पर होता कितना है? 7 एम्पियर।
हमने स्टूडेंट पढ़ा कि भैया आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और आप याद रखेंगे क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर क्या होता है स्टूडेंट, एन ई। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट आई टी बराबर एन ई, और ये होता है क्यू के बराबर। तो जिस फॉर्मूले की हमें आवश्यकता होगी उस फॉर्मूले को हम चिपका देंगे न्यूमेरिकल में, और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, यदि क्या हो, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, किसी चालक से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक बहे स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, और समय कितना हो, 1 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम निकालें स्टूडेंट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस वाले समीकरण में लगाओ आप 1 एन ई बटे टी की जगह 1। तो भैया एन ई बराबर आ गया 1, एन ई बराबर 1, तो एन बराबर 1/e। 1/e का मतलब होता है 1/1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना। यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जाएगा ऊपर, पावर जब ऊपर जाती है तो हमें पता है किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव, 1 गुणा बटे 1.6। स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इस 19 पावर में से 2 पावर ले लेता हूँ, और ये कितनी है 19। अगर 2 पावर लेंगे इसका मतलब 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 1 पावर ले लो आप, 10 ले लिया, वहाँ कितनी पावर बचेगी स्टूडेंट, 18। ये 1.6 है, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। जब आप इसको काटते हैं तो 16 छिक्के 96, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 18। ज़रा बात को ध्यान से सुने, ये इलेक्ट्रॉन का मान है 6.25 गुणा 10⁻18। स्टूडेंट यदि हम अपनी बॉडी से या किसी चालक से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक गुजारें, तो हमारी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। क्या है इसका मतलब, ज़रा समझते हैं। अगर आपके पास कोई चालक है स्टूडेंट, और इस चालक में आप 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक बहाते हो, तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं एक सिरे से और इतने ही निकलते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया और यहाँ से जाते जाते फिर यहाँ से निकलेगा स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। जितने इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर प्रवेश करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाते हैं, यानी समय पश्चता जो होती है वो बहुत जीरो होती है, यानी कोई समय नहीं लगता। इधर से जितने इलेक्ट्रॉन घुसेंगे उतने ही इधर से निकलेंगे। तो भैया 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक अगर हम बहाएं किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर से जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने होते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हमें कभी भी जब करंट लगता है, जैसे हम बात करें हमारा जो फ़ैन है वो 3-4 एम्पियर पे चलता है, यानी हमारे जो घरों में धारा आती है वो आती है 5-7 एम्पियर की। तो अगर ये 1 सेकंड तक भी लगते हैं स्टूडेंट, तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और हमें पता है कि कितनी परेशानी होती है, उस समय हमारी चीख भी निकल जाती है। तो ये आपका क्या रहा, धारा रही। इसका हमने मात्रक देख लिया, इसका हमने आदेश होती है, प्रदेश होती है, टेंसर होती है, वो देख लिया। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक बहे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देख लिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। लिखते हैं स्टूडेंट।
यदि किसी चालक से 8 एम्पियर का करंट बह रहा है, यदि किसी चालक में कितना बह रहा है, 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट देखते हैं ज़रा, ये एम्पियर है, एम्पियर वाला क्या होता है, इसका हम सॉल्यूशन देखें तो I बराबर भैया कितना है, 8 एम्पियर है। ठीक है, प्रति सेकंड की बात कहा है, यानी T बराबर कितना है स्टूडेंट, 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन्स नंबर की बात कर रहा है, फॉर्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट। Q बराबर क्या होता है, NE, और Q बराबर होता है IT। तो IT बराबर NE फॉर्मूला लगेगा, इसका कोई रोल नहीं। I बराबर कितना स्टूडेंट, 8, T बराबर 1, NE कितना आ गया, NE बराबर 8, या N बराबर स्टूडेंट 8 अपॉन E, N बराबर 8 स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है इतनी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, तो N 8, ये पावर ऊपर जाएगी स्टूडेंट, कितनी हो जाएगी, प्लस की, अपॉन कितना, 1.6, पॉइंट हटाते हैं, एक अंक बाद पॉइंट, 0 लगेगा, 16 से 5 बार, तो 16 पंजे 80। तो स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उसके प्रति सेकंड चालक से, 5 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में। यदि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें सर्किट में, 8 एम्पियर का। तो इसे कर देते हैं स्टूडेंट रफ। अब बात करते हैं स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र की। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की। देखो भैया, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमें पता है ये आवेश का गुणधर्म है, और आवेश क्या है, रुका हुआ होगा, तभी ये वैद्युत क्षेत्र का गुण दर्शाता है। हमारे पास स्टूडेंट एक आवेश है, या आवेशों का क्या है, कोई निकाय है, क्या है, बहुत सारे आवेश हैं। यदि आवेशों का निकाय है या एक आवेश है, तो भैया वो दर्शाता है वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। ऐसा लग रहा है कुछ बड़ी हो गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है इसमें ना। तो स्टूडेंट क्या है भैया, किसी आवेश, यानी ये आवेश है आपका, या आवेशों के चारों ओर का, या बहुत सारे आवेश हैं आपके पास, 2 3 4, इस आवेश या इन आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र स्टूडेंट
जिसमें किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, ये एकांक धन परीक्षण आवेश होता है स्टूडेंट रिजल्टेंट, जो केवल क्या देता है, रिजल्ट देता है। इस क्यू नॉट की खास बात ये होती है कि इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, और जब इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी इसका वैद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। ये केवल क्या देता है, रिजल्ट देता है वैद्युत क्षेत्र का। तो भैया धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण स्टूडेंट हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज हो। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज। अगर आप नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को लाओगे तो अट्रैक्शन होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। ये क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है ये वाला आवेश। इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान के चलो इसके चारों ओर ये स्थिति है, मैं क्यू नॉट को यहाँ तक लाया, कुछ भी नहीं, जैसे ही इस बाउंड्री में प्रवेश कराता हूँ तो ये क्या करेगा, एक बल का अनुभव होगा, और ये यहीं से पता चल जाएगा भैया क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र को जो डिनोट करते हैं स्टूडेंट, वो देख लेंगे आप। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट ई से। किससे करते हैं, ई से। ये सदिश राशि होती है, बल का अनुभव होता है किसको लाने पर, क्यू नॉट को लाने पर। ये कैसी राशि है, सदिश, ये अदिश है स्टूडेंट। तो भैया सदिश राशि है, मात्रक देखेंगे इसके आधार पर। तो मात्रक क्या है, इसका न्यूटन है, इसका कूलम है, तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। राशि कैसी है, सदिश राशि है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, एक होता है वैद्युत विभव और एक होता है वैद्युत विभवांतर। विद्युत विभव क्या है स्टूडेंट, विद्युत विभव क्या है भाई, अगर आप किसी आवेश को अनंत से लाते हो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जिस तरीके से अभी हम आवेश को लेकर आ रहे थे, तो आप अगर आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हो किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो आप जितना वर्क करते हो वही क्या है, आपका वैद्युत विभव है। कैसे, ज़रा समझते हैं। आप मान के चलो स्टूडेंट, आपके पास ये कोई क्यू चार्ज है, आप अगर इसको लेके जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, मतलब क्यू आ गया। अगर ये क्यू है तो वैद्युत क्षेत्र दर्शाएगा। अगर आप दूसरे आवेश को लेके आते हो तो भाई ये क्या करेगा, रिपल करेगा, और रिपल करेगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे कि भैया एक जो आवेश होता है, आवेशों का निकाय, उसके पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। भाई सिंपल सी बात है, ये क्यू है, आप क्यू को लेकर आए, वर्क करना पड़ा, तो वो वर्क कहाँ गया, इन दोनों आवेशों का जो सिस्टम बना, निकाय बना, उन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो परिभाषा लिख देते हैं इसकी।
तो भैया विद्युत विभव क्या होता है कि आप आवेश लेके आए हो Q नॉट और कितना कार्य करना पड़ रहा है W, तो विभव को B से डिनोट करते हैं, विद्युत विभव B कहलाता है। B बराबर W अपॉन Q नॉट। ये क्या है, इसका मात्रक देखें स्टूडेंट, तो इसके हिसाब से क्या होगा, W का क्या होता है जूल, Q नॉट का क्या होता है कूलाम, तो मात्रक होगा जूल पर कूलाम, या इसका स्पेशल मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। भैया राशि कैसी है, तो अदिश राशि है, लिख लेना कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कार्य भी क्या होता है, अदिश अदिश अदिश, ठीक है। तो किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्टूडेंट का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, W अपॉन Q नॉट। तो याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विद्युत विभवांतर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको कर देते हैं रफ। देखो भाई, विद्युत विभवांतर क्या है, जिस तरीके से आपको किसी वस्तु को गर्म करना है, तो हमें पता है किसी भी वस्तु में जो ऊष्मा अगर स्थानांतरित हो रही है तो वो तापांतर के कारण होगी। मान के चलो अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास कोई बर्तन है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या किया है, वो गर्म किया है। अगर कोई बर्तन है और उसका डिग्री सेल्सियस कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, तो इस बर्तन से इन्वायरमेंट में ऊष्मा चलेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, ऊर्जा का डिफरेंस है। तो भैया जिस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण दोनों वस्तुओं के ताप के अंतर के कारण होता है, तापांतर के कारण होता है, ठीक उसी तरीके से विद्युत का प्रवाह विद्युत विभवांतर के कारण होता है। यदि विभवांतर है, विभव का अंतर है, तो ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मान के चलो अगर किसी व्यक्ति को करंट नहीं लग रहा है इलेक्ट्रिक छूने पर, उसने क्या किया, विद्युत छुई, जो करंट चल रहा है करंट को छुआ, उसे करंट नहीं लगा, तो मान के चलो कि उस करंट का जो पोटेंशियल है और उस व्यक्ति का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। तो याद रखना है कि भैया विद्युत विभवांतर के कारण ही क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो इसकी स्टूडेंट बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई चालक है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मान के चलें इस वाले सिरे का क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अवश्य होगा। ऐसा हो सकता है कि इसका 5 हो, इसका कितना हो, 3 हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो ये क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो याद रखना करंट फ्लो होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विभवांतर होना बहुत ज़रूरी है, विभव का अंतर। परिभाषा क्या है स्टूडेंट, इसमें परिभाषा बनती है कि वैद्युत क्षेत्र, अगर करंट चल रहा है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र तो होगा। तो भैया वैद्युत क्षेत्र में आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जैसा समझते हैं, आपके पास ये कोई सर्किट है और यहाँ लगा हुआ एक बल्ब, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ से आपका करंट चला, तो भैया आप यहाँ से करंट जितना चल रहा है और ये यहाँ पे आ गया, तो आवेश कितना होगा, इसका अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहा होगा, यहाँ से निकल के इधर आया होगा। भाई करंट अगर ऐसे बह रहा है, करंट होता है पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन होगा इसका जस्ट विपरीत। तो बस ऐसे समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये जितना इसको घुमाने में कार्य करना पड़ रहा है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के भीतर इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वही क्या है, विद्युत विभवांतर। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले, जो पेपर में आपको लिखनी है।
ज़रा डेफिनेशन को पढ़ते हैं स्टूडेंट। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर। ज़रा समझ सकते हैं स्टूडेंट, डेल्टा V क्या होगा? W/Q0। अनंत पर विभव शून्य लिया जाता है। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 समझते हैं स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 2, यदि आप उच्च विभव से स्टूडेंट उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश को लेके जाते हो तो क्या होता है? और स्टूडेंट आप निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ लेके जाते हो आवेश को। जरा समझते हैं। हम मान के चल रहे हैं हमारे पास क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके का है। और आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए अगर वैद्युत क्षेत्र इस तरीके का है तो इधर आवेश होगा कोई ना कोई, क्योंकि प्लस आवेश की वजह से क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि अब याद रखना आपको कि अगर आप किसी आवेश को इधर की तरफ लेके जा रहे हो, इधर की तरफ, तो आप कार्य आपको करना पड़ रहा होगा। और ये भी याद रखना कि भैया जैसे जैसे दूरी घटती है, फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं आपको, B = KQ/R। मतलब जिसकी R ज़्यादा होगी उसका विभव कम होगा। अब मान के चलो यहाँ की बात करते हैं, तो इसकी R दूरी कम है B से, तो यहाँ होगा विभव ज़्यादा। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 7 वोल्ट है और ये क्या है बेटा? यहाँ पे 5 वोल्ट मान के चलते हैं, दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात यह, अगर Q0 को लेके जा रहे हो तो भाई आपको क्या सामना करना पड़ेगा? रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा, यानी आप निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा। यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके जा रहे हो आवेश को तो आपको कार्य करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा खुद को, तुम्हें। ठीक है, और अगर बाह्य कार्य करते हो तो हमेशा सिस्टम की जो एनर्जी होती है बढ़ती है स्टूडेंट, याद रखना है। निकाय की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें उल्टा है, आप उच्च विभव से इधर लेके जाओगे तो अपने आप भगा देगा, ये रिपल्सन मारेगा भाई, प्रतिकर्षण करेगा। तो यहाँ क्या करेगा? निकाय स्वयं काम करेगा, निकाय स्वयं कार्य करेगा। याद रखना है, अगर निकाय स्वयं कार्य करता है स्टूडेंट तो ऊर्जा सिस्टम की घटेगी। तो ये था आपका विद्युत धारा, आवेश, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव और विभवांतर। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।